बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज के डिस्कशन के अंदर एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से जो है वो डिफरेंस मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में। अच्छा देखें, वैसे तो बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंसेस होते हैं, इनके ऊपर पूरी की पूरी बुक्स लिखी हुई हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर जो चंद स्पेसिफिक जो डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंशिएट किए गए हैं, हम उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। खैर, जब हमने एंजियोस्पर्म की डिटेल पढ़ी थी या जिम्नोस्पर्म की डिटेल पढ़ी थी तभी मैंने आप लोगों को इनके डिफरेंस बता दिए थे, लेकिन उन सारे डिफरेंसेस को एक टेबल की फॉर्म में लाना और फिर बच्चों को प्रोवाइड करना तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, तो इसलिए मैंने इसको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया है। अच्छा देखो, जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, आप सब लोगों को पता है, और जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। पहला पहला फर्स्ट जो है वो डिफरेंस ये है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो बहुत ही कम बच्चों को पता होती है। देखो, हमारे पास फ्लोएम जो है, मैं इनकी डिटेल में ये बातें बता चुका हूँ। हमारे पास जो फ्लोएम है वो एक किस्म का टिश्यू है जो कि ग्लूकोज की, शुगर की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर। अब ये टिश्यू है तो जाहिर सी बात है सेलों का बना हुआ होगा, तो ये बना हुआ होता है दो किस्मों के सेलों का। एक को कहा जाता है सीव ट्यूब सेल और दूसरे को कहा जाता है कंपेनियन सेल्स। तो आपने याद रखना है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीव ट्यूब सेल भी मौजूद होता है और कंपेनियन सेल भी मौजूद होता है, जबकि हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो उसके फ्लोएम टिश्यू के अंदर सिर्फ सीव ट्यूब सेल मौजूद होगा, बाकी कंपेनियन सेल्स जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लोएम सेल कंटेन कंपेनियन सेल्स, जबकि कंपेनियन सेल्स जो जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि जाइलम भी एक टिश्यू है, ये भी दो किस्मों के सेलों का बना हुआ होता है। एक को कहा जाता है ट्रैकीड और दूसरे को कहा जाता है वेसल एलिमेंट्स। तो इसके अंदर ये दोनों सेल मौजूद होते हैं, ट्रैकीड्स भी मौजूद होता है, वेसल एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो उसमें आपने याद रखना है जो वेसल एलिमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके सीड जो हैं वो ओवरी के अंदर इनक्लोज होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ओवरी मौजूद होती है। जबकि हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो उनके सीड जो हैं वो नेक्ड होते हैं, ओवरी के अंदर मौजूद नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर ओवरी ही नहीं होती। जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी नहीं पाई जाती, एंजियोस्पर्म्स में ओवरी पाई जाती है। और जिसके पास ओवरी होगी वही फ्लावर देगा, जिसके पास ओवरी नहीं होगी वो फ्लावर कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। और जिसके पास ओवरी होगी उसके सीड्स ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड होंगे, बंद होंगे। मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर आप लोगों को फ्लावर का समझा चुका हूं। बाकी जिसके पास ओवरी नहीं होगी तो उनके सीड्स नेक्ट होंगे। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल के अंदर मैं आप लोगों को ये बात समझा चुका हूं। अच्छा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। आप सब लोगों को पता है कि जो दो स्पर्म होते हैं उसमें से एक स्पर्म ओवम के साथ मिलता है, दूसरा स्पर्म जो है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है, और इस तरह से इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके ऊपर पूरा लेक्चर मैंने दिया हुआ है। जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है, इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। आपने याद रखना है, ये बहुत बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि दो स्पर्म यहाँ पे भी मौजूद होते हैं लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मैं इसकी लाइफ साइकिल में बता चुका हूँ। इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे रिप्रोडक्शन होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, वो कहलाते हैं फ्लावर, क्योंकि इनके पास फ्लावर मौजूद होते हैं और फ्लावर जो है वो प्लांट का एक मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनको कोन या स्ट्रोबिलस कहा जाता है। मैंने इसकी लाइफ साइकिल के अंदर आप लोगों को दिखाया भी था, समझाया भी था। जो एंडोस्पर्म होता है, जो फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, मैंने आपको बताया था ना कि डबल फर्टिलाइजेशन में जब एक ओवम जो है, एक स्पर्म जो है ओवम के साथ मिलता है वो तो फिर एम्ब्रियो बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। जब दूसरा स्पर्म दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है तो जो 3n बनता है, 3n बनता है, जिसे हम ट्रिप्लॉइड भी कहते हैं, वो जो फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर बनता है उसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। वो ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि वो 3n होता है। जबकि हम जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करें, बेटा ये फूड स्टोरिंग टिश्यू की डिटेल में बता चुका हूँ। ये जो एंडोस्पर्म है इसका क्या होता है, वो हैप्लॉइड होता है। हमने पढ़ा था कि जो आर्कीगोनियम होते हैं जहाँ पे फीमेल के ओवम मौजूद होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, वो 2 से 5 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसमें एक के साथ आके स्पर्म फ्यूज हो जाता है, बाकी जितने आर्कीगोनियम बचते हैं वो आपस में फ्यूज नहीं हो जाते, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। होते सारे एन ही हैं, हैप्लॉइड ही हैं, वो आपस में मिक्स होकर फूड स्टोरिंग टिश्यू बनाते हैं जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। तो इसलिए इनका एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है, और एंजियोस्पर्म की अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें फूड स्टोरिंग टिश्यू की, तो वो ट्रिप्लॉइड होता है। ये आपने याद रखना है।
अच्छा, जो एंजियोस्पर्म है इनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो विंड के जरिए भी होती है और इंसेक्ट के जरिए भी होती है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर जो पॉलिनेशन होती है वो सिर्फ विंड के जरिए होती है, इंसेक्ट के जरिए नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने वाला जो पार्ट होता है वो होता है कोरोला, और वो होता है फ्लावर का पार्ट। अब इसके अंदर फ्लावर ही नहीं है तो कोरोला कहाँ से होगा? तो इस वजह से इसके पास इंसेक्ट्स जो है वो नहीं आते, तो सिर्फ विंड के जरिए इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। इसके अलावा भी ढेर सारे फर्क हैं, लेकिन अगर आप में से कोई ये फर्क याद कर लेता है जो कि आपकी बुक के अंदर कॉमन बताए गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको अच्छी खासी नो हाउ हो जाती है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के डिफरेंसेस के बारे में। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिफरेंस है वो है मोनोकोटिलेडन का और डायकोटिलेडन का। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। मुझे समझ नहीं आता कि ये बच्चों को पता नहीं क्यों इतना मुश्किल लगता है कि मोनोकोटिलेडन पता नहीं कौन सी अजाब आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोनोकोटिलेडन होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक कोटिलेडन होता है, जो डायकोटिलेडन होते हैं उनके अंदर दो कोटिलेडन होते हैं। अब रही बात कि ये कोटिलेडन क्या होते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये फूड स्टोरिंग टिश्यू होते हैं। इनके अंदर सीड, ये सीड का स्ट्रक्चर होता है, सीड का पार्ट होता है, इनके अंदर स्टार्च भरा हुआ होता है। किसी के पास इस तरह से एक कोटिलेडन होता है और किसी के पास इस तरह से एक इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे दो कोटिलेडन होते हैं। तो जिसके पास ये दो फूड स्टोरिंग टिश्यू कोटिलेडन होंगे उनको टू को डायकोट कहा जाएगा। जिसके पास ये एक फूड स्टोरिंग टिश्यू जिसका नाम कोटिलेडन है उसको मोनोकोट कहा जाएगा। इतनी सी बात थी। अच्छा, इनके अंदर जो लीफ की वीन्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और डायकोटिलेडन के अंदर जो लीफ की वीन्स होती हैं वो नेट लाइक होती हैं। इस इमेज के अंदर आप थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि मुझे पता था कि आपको ये बात ऐसे समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने ये इमेज ऐड कर दी है। अच्छा देखें, ये हमारे पास एक मोनोकोट का पत्ता है, ठीक है, मोनोकोट का लीफ है। इसके अंदर आप ये वीन देखें जो कि वेस्कुलर टिश्यूज होती हैं, तो वो एक दूसरे के सीधा सीधा इस तरह से पैरेलल है। भाई ऐसा है या नहीं है? इस तरह से। जबकि आप ये डायकोट, ये नीचे वाली कैटेगरी जो है ये डायकोट की है और ऊपर वाली जो कैटेगरी है ये मोनोकोट की है। जबकि आप डायकोट के अंदर देखें इनकी ब्रांचेस जो हैं वो, इनकी जो वीन्स हैं वो ब्रांच की फॉर्म में, बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ बनी हुई हैं, यहाँ बनी हुई हैं, इस तरह से। जबकि इनके आप पत्ते को देखें तो इनके पत्ते के अंदर जो अंदर वीन्स मौजूद हैं जो कि वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम फ्लेम होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं? पैरेलल फॉर्म में होते हैं। एक डिफरेंस हो गया ये। उससे पहले मैंने कोटिलेडन का बताया था, तो इसका देखो ये एक ही क्या है, कोटिलेडन ने ये अंदर जो है वो एम्ब्रियो पड़ा हुआ है जो रूट और शूट बना के फिर पूरा प्लांट बनाएगा। लेकिन आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो एक ये पूरा का पूरा कोटिलेडन है, एक ये दूसरा पूरा का पूरा, तो दो कोटिलेडन हो गए। बाकी ये अंदर जो है वो एम्ब्रियो मौजूद है। मैं सीड का पूरा स्ट्रक्चर भी बता चुका हूँ, आप लिखें स्ट्रक्चर ऑफ सीड बाय डॉक्टर शाहरुख, पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक कोटिलेडन है, यहाँ पे दो कोटिलेडन है। उसके बाद लीफ का हमने फर्क देखा, तो इसका लीफ के अंदर जो वीन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इस लीफ के अंदर जो वीन होती हैं वो ब्रांच की फॉर्म में होती है डायकोट के अंदर। उसके अलावा रूट का भी फर्क होता है। आप मोनोकोट की रूट देखेंगे तो वो फाइब्रस होती हैं, इस तरह से धागे निकले हुए होते हैं, देखें ऐसी रूट होती हैं। जबकि आप डायकोट की बात करते हैं तो उसकी टैप रूट्स होती हैं। मैं समझाता हूँ टैप रूट से क्या मुराद है कि एक पूरी जो है वर्टिकल एक पूरी स्ट्रॉन्ग रूट जा रही होगी, फिर उससे जो है वो दूसरी रूट्स निकल रही होंगी, तो इस तरह की रूट्स को टैप रूट कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चर होता है डायकोट प्लांट का, डायकोटिलेडन का। जबकि फाइब्रस रूट को आप गौर से देखो, एक छोटी सी जो है वो क्या कहते हैं रूट निकलती है, बिल्कुल इतनी सी आपको नजर आ रही है। फिर उसके बाद वहां से धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, धागे नुमा फाइब्रस स्ट्रक्चर। तो इसी रूट को फाइब्रस रूट कहा जाता है। तो मोनोकोट के अंदर आपको सीड का कोटिलेडन मिलेगा, रूट फाइब्रस मिलेगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें वैस्कुलर टिश्यूज की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं यानी जो जाइलम और जो फ्लेम होते हैं वो इस तरह से पूरे स्टेम के अंदर फैले हुए होते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। जबकि हम डायकोटिलेडन के स्टेम की बात करें तो उसके अंदर जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वो बाकायदे एक रिंग की फॉर्म में होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी क्या बनी हुई है, रिंग बनी हुई है। क्लियर हो गया? बाकी फर्क आपको मैं पीछे चल के समझा देता हूं। देखो सीड वाली बात तो आपको समझ आ गई, लीफ वाली भी बात आपको समझ आ गई। बाकी ये जो मोनोफेशियल और जो बायफेशियल है ये मैं आपको एंड में समझाता हूं। बाकी जो स्टेम होती है वो इनकी अनब्रांच्ड होती है मोनोकोटिलेडन की, बस एक ही स्टेम होगी, वो ब्रांच नहीं होगी मोस्टली। लेकिन डायकोटिलेडन की अगर हम बात करें तो उसकी आप स्टेम देखोगे ना, बहुत सारी उसकी क्या निकली हुई होती है, ब्रांचेस निकली हुई होती है। अच्छा, मोनोकोटिलेडन के अंदर आपको फ्लावर के 3 पार्ट्स मिलते हैं, ठीक है, जबकि डायकोटिलेडन के अंदर आपको फ्लावर के 4 पार्ट्स मिलते हैं। ये 4 होगा, ठीक है, मुझसे गलती। डायकोटिलेडन के अंदर 4 पार्ट्स, सेपल, पेटल, एंड्रोशम, गायनोशम, या जिसे आप दूसरा कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशम, गायनोशम कहते हो, ठीक है।
जबकि मोनोकोटिलेडन के अंदर फ्लावर के आपको 3 पार्ट मिलते हैं। पता है ये 3 पार्ट कैसे बनते हैं? इसके अंदर एंड्रोशम मौजूद होता है, गायनोशम मौजूद होता है। इसके जो सेपल और जो पेटल्स हैं, सेपल्स और जो पेटल्स हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और इनका मिलने से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे पेरियांथ कहा जाता है। ये मैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि सेपल पेटल्स मिल जाते हैं तो पेरियांथ बन जाता है। और ऐसे आपको प्लांट जिनके अंदर आपको फ्लावर के 3 पार्ट नजर आए तो समझ जाना कि वो मोनोकोटिलेडन है, और जिसके अंदर पूरे 4 पार्ट्स नजर आए या 4 से ज्यादा नजर आए तो समझ जाना कि वो डाइकोटिलेडन है। क्लियर हो गया? बाकी सेपल्स और पेटल्स इनमें मिले हुए होते हैं, तभी वो एक ही पार्ट कंसीडर किए जाते हैं, मिलके वो पेरियांथ बना लेते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसके फ्लावर के 3 पार्ट्स होंगे मोनोकोटिलेडन के, और डाइकोटिलेडन के फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। ये बात भी आपने बेटा याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा मोनोकोटिलेडन के अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। मैंने कहा था प्लांट के अंदर 2 ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ जिसमें प्लांट लंबा होता है, दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें प्लांट की थिकनेस बढ़ती है। अब ये वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, इनकी प्लांट के अंदर थिकनेस जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, और इनका जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, स्केडर्ड होते हैं, जैसा कि इमेज के अंदर मैंने आपको दिखाया। जबकि डाइकोटिलेडन की बात करें तो इनके अंदर बाकायदे आपको सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, बाकायदे आपको थिकनेस मिलेगी, और ये कहता है कि इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग की फॉर्म में होते हैं, जैसा पीछे मैंने इमेज में आपको दिखाया। इनकी जो रूट सिस्टम होती है वो फाइब्रस होती है। अभी हम देख के आए, इनका जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट होता है। 2-2, 3-3 मिसालें आपको आनी चाहिए, जैसे मेज है, मकई है, या फिर पाल्म है, या फिर ग्रासेस वगैरह हैं। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं मोनोकोटिलेडन की। पी की बात करें, रोज की बात करें, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं डाइकोटिलेडन की। क्लियर हो गया बेटा? पाल्म कहा जाता है खजूर के दरख्त को। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर खजूर का दरख्त तो नीचे से इतना मोटा होता है, तो आपने तो कहा उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ये मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन होता है टीचर की तरफ। तो बेटा वो जो उसके अंदर जो थिकनेस आई है, वो थिकनेस याद रखना वैस्कुलर बंडल्स की वजह से नहीं आई। इनके अंदर एक स्पेशल सेल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, जिनको वैस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है, वो इनके अंदर नहीं पाए जाते। इनके पेरेन्काइमा सेल होते हैं, वो बेचारे मिल मिल के इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक ही पॉइंट रह गई कि जो मोनोकोटिलेडन है उनके लीफ जो हैं वो मोनोफेशियल होते हैं, जो डाइकोटिलेडन है उनके लीफ जो हैं वो बायफेशियल होते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूं। बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स है, बच्चे अमूमन तौर पे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम आपको मिनटों के अंदर आसान करके समझाते हैं। बेटा देखो, ये पूरा का पूरा एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, लीफ की एक एनाटॉमी है। ये लीफ की ऊपर वाली एपिडर्मिस है और ये लीफ की नीचे वाली एपिडर्मिस है। मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि ऊपर वाली एपिडर्मिस के साथ मेसोफिल सेल हैं या नहीं है? जस्ट हाँ या ना है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि नीचे वाली एपिडर्मिस के साथ मेसोफिल सेल हैं, हाँ या ना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दोनों मेसोफिल सेल एक जैसे हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, ऊपर वालों का स्ट्रक्चर भी चेंज है, उनको पैलिसेड मेसोफिल सेल कहा जाता है। नीचे वालों का सर स्ट्रक्चर चेंज है, उनको स्पंजी मेसोफिल सेल कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक स्पंजी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से। यानी कि ऊपर वाली एपिडर्मिस में पैलिसेड मेसोफिल सेल लगे हुए हैं और नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस में स्पंजी मेसोफिल सेल लगे हुए हैं। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि बेटा जो अपर एपिडर्मिस है उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, और जो लोअर एपिडर्मिस है उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। अपर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड मेसोफिल सेल लगे हुए होते हैं, लोअर एपिडर्मिस के साथ स्पंजी मेसोफिल सेल लगे हुए थे। मैं इस तरह से कह सकता हूं। तो 2 किस्मों की एपिडर्मिस हो गई, अपर एपिडर्मिस पैलिसेड मेसोफिल सेल के साथ, लोअर एपिडर्मिस स्पंजी मेसोफिल सेल के साथ। और ऐसे पत्ते को जिसमें लोअर एपिडर्मिस के साथ अलग सेल हों, अपर एपिडर्मिस के साथ अलग सेल हों, ऐसे पत्ते को बायफेशियल कहा जाता है। और इस तरह का पत्ता आपको डाइकोटिलेडन के अंदर मिलता है, मोनोकोटिलेडन के अंदर नहीं मिलता। अच्छा, अब मोनोकोट का फिर पत्ता कैसा दिखेगा? मोनोकोटिलेडन का, उसकी भी अपर एपिडर्मिस होगी, उसकी भी लोअर एपिडर्मिस होगी, लेकिन उसमें सेल जो है वो मेसोफिल एक ही होंगे। उनमें कोई पैलिसेड और स्पंजी वाली कहानी नहीं है। बस उनमें सिर्फ क्या होते हैं, मेसोफिल सेल होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में
मदद करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ऐसा पत्ता जिसकी एपिडर्मिस जो है वो किसी डिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल के अंदर ना हो, उसके अंदर एक ही किस्म के मेसोफिल सेल मौजूद हो, उसको मोनोफेशियल कहा जाता है। और मोनोफेशियल आते हैं मोनोकोटिलेडन के पत्तों के अंदर। और बायफेशियल मैंने आपको बताया कि जिसकी अपर डर्मिस में अलग मेसोफिल सेल के शेप हों और लोअर एपिडर्मिस में अलग किस्म के जो है वो स्पंजी मेसोफिल सेल हों, ऐसे पत्ते को बायफेशियल कहा जाता है, जो कि आपको डायकोटिलेडन के अंदर मिलता है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत बहुत आसान तरीके से जो है वो मोनोकोट का डिफरेंस भी बता दिया है और डायकोट का भी डिफरेंस बता दिया है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। आप उसको पढ़ें, अच्छे से समझें। अगर आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो मुझे आप थंबनेल दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।